अमिताभ बच्चन का वैसे तो आज की तारीख में सियासत से कोई लेना देना नहीं है, एक समय वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके जिस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, वो बयान उन्होंने कोलकाता में एक ऐसे मंच से दिया जिसमें ममता बनर्जी जैसी नेता मौजूद है। इस मंच से अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के सेंसरशिप और पुलिसिंग के इतिहास के बारे में बताया, और इतिहास की बात करते करते उन्होंने ये बात कह दी कि आज भी अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों की आजादी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस मंच से अमिताभ बच्चन ने यह बयान दिया वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी सिर्फ देश की बात नहीं है, ग्लोबल ऑडियंस के बीच अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाया। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर ममता बनर्जी की मौजूदगी में अमिताभ बच्चन के इस बयान का क्या सियासी एंगल भी है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं। क्योंकि यह भी याद रखिए कि इस फिल्म फेस्टिवल की प्रायोजक पश्चिम बंगाल सरकार है, और खुद ममता बनर्जी ने अमिताभ के बयान का जिक्र करके कुछ संकेत दे दिए। ममता बनर्जी अमिताभ की तारीफ कर रही थी क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट बैठता है, उनकी राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठता है। ममता ने कहा कि ऐसा कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और अमिताभ ने ऐसा किया। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए। অফিশিয়ালি নয়, কিন্তু বাংলা থেকে আওয়াজ আমরা তুলবো ভারত রত্ন অমিতাভ বচ্চনজি, এবং আমি মনে করি তাকে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। এরকম আইকন আর পাবেন না। अब उनको भारत रत्न देने की भी बात हो गई। सवाल यह है कि क्या अब अमिताभ बच्चन केबीसी की जगह कौन बनेगा प्रधानमंत्री कहलवाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की बहुत पहले से तैयारी कर रही। इस रेस में ममता बनर्जी हाल में कुछ पीछे छूट गई क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और लोग कहने लगे कि अब नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की राजनीति में नई रेस लगी, यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति में बैकफुट पर चली गई, और इसी में शायद उन्हें लगता हो कि बैकफुट से फ्रंट फुट में आने में बॉलीवुड उनकी मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के बयान का तुरंत सियासी इस्तेमाल कर लिया। यहां अमिताभ बच्चन की बात करना जरूरी है, क्योंकि यह बात भी आप ध्यान रखिए कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन पश्चिम बंगाल से हैं, यानी बंगाल में अमिताभ का ससुराल है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, यानी विपक्ष की पार्टी की सांसद हैं। जया बच्चन को 4 बार समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जया बच्चन से टीएमसी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी करवाया गया था। यानी यह भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन उन पार्टियों का एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनकी मजबूरी हो, जिन पार्टियों ने उनके लिए इतना कुछ किया, कुछ तो बोलना बनता है। क्योंकि अमिताभ बच्चन को इतने सालों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता दिखाई नहीं। आप यह भी याद रखिए कि अमिताभ बच्चन एक जमाने में खुद राजनीति में रह चुके हैं। तब उनके गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ते थे। राजीव गांधी उनके दोस्त थे, और इस दोस्ती की वजह से ही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए। तब बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन चुके अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर फिल्मों से ब्रेक लिया और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन ने तब इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ा, और वहां से उन्होंने बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। वो भी तब जब हेमवती नंदन बहुगुणा तब कोई चुनाव नहीं हारे थे, और इलाहाबाद उनका सियासी गढ़ हुआ करता था। लेकिन 1987 में अमिताभ बच्चन ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस वक्त बोफोर्स केस में उनका नाम उछल गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन कभी राजनीति में नहीं है। बाद में गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जिस कोलकाता के मंच से ये बोल रहे, उस कोलकाता में और ममता बनर्जी के राज में फिल्मों को कितनी आजादी मिली, लोगों को कितनी आजादी मिली है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 2013 में मैं बच्चन साहब को याद दिलाता हूं, उनको शायद न जानकारी हो, जिस बंगाल में वो खड़े थे, बैठे थे, 2013 में कांगाल मालसात नाम की बंगाली फिल्म की रिलीज में अड़ंगा लगाया गया, क्योंकि इस फिल्म में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह और उनके सिंगूर आंदोलन पर व्यंग किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने जैसा शायद नहीं माना। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भविष्योत्तर भूत नाम की एक सटायरिकल फिल्म की स्क्रीनिंग को पश्चिम बंगाल सरकार ने रोकने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन ठोक दिया। भविष्योत्तर भूत नाम की इस फिल्म में एक रिफ्यूजी कैंप और भूतों को दिखाया गया था, जिसमें एक नेता भी था, और फिल्म को पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात से जोड़ने की कोशिश हुई।
जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि यह पब्लिक सेंटिमेंट को आहत कर सकती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस फिल्म को रिलीज के एक दिन बाद ही थिएटर से हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी तरह की रुकावट ना आए, यह सुनिश्चित किया जाए। लेकिन बच्चन साहब ने तब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शायद ही कुछ कहा था, मुझे तो ध्यान नहीं। इसी साल मार्च की बात आपको बताता हूं। कोलकाता के एक थिएटर में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में हंगामा हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर फिल्म के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा इशारों में कि कोई भी कश्मीर फाइल देखने जाए ना जाए, इसको लेकर एक तरह का हिंट था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं और इनमें सच्चाई नहीं है। कश्मीर फाइल्स पर ममता ने कहा था कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई गई हैं जिससे नफरत और हिंसा हो, लेकिन बच्चन साहब ने तब भी कुछ नहीं कहा। आज ही कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ममता दीदी हैज बिगन हर 2024 कैंपेन विद बॉलीवुड। फाइनली बॉलीवुड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, यानी ममता दीदी ने 2024 का कैंपेन बॉलीवुड के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। आखिरकार बॉलीवुड कुछ तो अलग कर रहा है, मतलब उन्होंने कटाक्ष किया। जो ममता बनर्जी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रही है, जिनके सामने खड़े होकर बच्चन साहब आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, उनके राज में कैसे राजनीतिक हिंसा होती रही है, क्या कभी उन लोगों ने इस पर बोला जो ममता बनर्जी के मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे? पश्चिम बंगाल का हाल क्या आपको पता है? कोई बच्चन साहब से पूछे, बच्चन साहब अगर आपके शो में कभी आपको सवाल पूछना पड़े कि महाशय बताइए एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक राजनीतिक हत्याओं में नंबर 1 कौन है? राजनीतिक हत्याएं एनसीआरबी का डेटा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बच्चन साहब आप ऑप्शन दीजिए, ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बंगाल। और आपको जवाब पता ना हो तो मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर साहब से कहिएगा कि जवाब डी बंगाल लॉक कर दिया जाए, और फिर आप अपने अंदाज में कहिएगा सही जवाब। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसाएं, हत्याएं बंगाल में हुई हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है। इसके बाद जाकर झारखंड का नाम आता है और फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो बच्चन साहब आप जिस प्रदेश में बैठकर बोलने की आजादी पर बात कर रहे थे, वहां राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं बोलने पर। कंप्यूटर साहब लॉक किया। बंगाल में जब से ममता बनर्जी को बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है, तब से बंगाल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है और यह पिछले कई सालों से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई और 11 मौत। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें मर्डर के अलावा रेप के मामले भी थे। हिंसा के मामलों की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एनएचआरसी ने की थी और इसमें हिंसा के लिए छूट देने का आरोपी सरकार को माना गया था और इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने और वहां से राजनीतिक हिंसा की खबरें फिर से आने लगी। 2018 में पिछले पंचायत चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हालत यह थी कि 34% सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने निर्विरोध जीत ली। बच्चन साहब आप जिस बंगाल में बैठे थे उसके लिए अदालत ने कहा था कि वहां जो राजनीतिक हिंसा हुई उसको देखकर लगता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है। और बच्चन साहब आपने कभी नहीं कहा कि बोलने की आजादी कहां है। अमिताभ बच्चन के जिस बयान पर ममता बनर्जी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे शायद, और अमिताभ के कंधे पर बंदूक रखकर जिस अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न अब देश भर में खड़ा किया जाएगा, वो खुद अपने खिलाफ ममता बनर्जी राह चलते जय श्री राम का नारा नहीं सुन सकते। आपको याद होगा कि किस तरह से जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता था। याद नहीं तो मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए। मई 2019 की ये तस्वीरें हैं जब ममता दीदी का काफिला उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से गुजर रहा था। तब कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। जरा सुनाइए एक बार विजुअल। सामने
তো গুন্ডারা এই ক্রিমিনাল সামনে আয়। तो बच्चन साहब ने उस बंगाल में बैठकर बोलने की आजादी की बात की